कांग्रेस सरकार आएगी तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देगी। हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें या तो रोजगार देंगे या उन्हें 10 लाख तक का 0% इंटरेस्ट पर लोन देंगे। जब हमारी नहीं सुनी लोगों ने। क्या ऐसे कारण बने कि कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हारी? हिंदू मुसलमान में बट गए कि अगर आप किसी रामपाल के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उसे प्रभु श्री राम के खिलाफ बता देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पॉयवाल। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजेंद्र चौधरी, जो कि आप सभी जानते हो कि कांग्रेस ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कांग्रेस का नगर अध्यक्ष का पदभार इनको मिला है और इनके पदभार संभालते ही कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बन चुकी है। तो जानते हैं उत्तराखंड में भी ये सरकार बना पाएंगे या नहीं। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। नमस्कार संदीप भाई, और राही के न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जो कर्नाटक में हमें जीत मिली है उसके लिए आपके सभी दर्शकों को, सभी कांग्रेस के साथियों को, सबको जो है बधाई देता हूं। जी। राजेंद्र चौधरी जी, जानना चाहेंगे, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस ने सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से आई है, तो इसका असर देखने को मिलेगा और जगह भी, खास तौर से उत्तराखंड में या नहीं? इसका उत्तराखंड में अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो इसका असर उत्तराखंड में भी रहेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, राजस्थान में भी, सब जगह इसका, बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, इसका सब जगह रहेगा। कारण है कि आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, जो इस देश की असल जो है जनता है, जिनके पेट में अन्न की समस्या है, जिनका पेट भूखा है और जिनको केंद्र में रखते हुए ये देश आज़ाद कराया गया था, वो आज टैक्स की मार से बुरी तरह बेहाल हैं। आप एक चीज़ देखो, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियां जो होती हैं वो अपना एक मैनिफेस्टो बनाती हैं, वो वायदा करती हैं जनता से। भाजपा ने वायदा किया था कि हम गैस सस्ती करेंगे, भाजपा ने वायदा किया था कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, भाजपा ने कहा था कि हम $63 के जगह 50 रुपये करेंगे, भाजपा ने कहा था कि 15 लाख प्रति व्यक्ति दे देंगे अगर जो है काला धन वापस लिया हो। और भाजपा के हमारे सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि देश पे कर्ज जो बढ़ा है वो कांग्रेस की कुरीतियों के कारण बढ़ा है। आज आप देखिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और भाजपा की मोदी जी की सरकार आई, उस समय देश पे 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो आज 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, 3 गुना हो गया। लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि कर्जा मुक्त कर रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए। गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये का था वो 1120 का हो गया, डीजल जो 61 रुपये था वो 90 रुपये हो गया, 70 रुपये जो पेट्रोल था वो 100 हो गया, और जो खाने का तेल 50, 60, 65 रुपये किलो था वो आज 150 हो गया, अभी पीछे वो 220 तक गया। डॉलर जो है आज की तारीख में 82.5 रुपये के आसपास है, आज में उसमें 30 पैसे की कमजोरी आई है। अब आप एक चीज़ और देखो कि काला धन जो था, जो घोषित काला धन था, उससे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 3 गुना हो गया काला धन स्विस बैंकों में जो पैसा जमा है। उसके अलावा आप एक चीज़ देखिए कि आम आदमी की जो आमदनी है वो घट गई। किसान को इन्होंने, मैं गन्ना किसान के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि 9 साल की भाजपा सरकार ने गन्ने पे 25 रुपये क्विंटल बढ़ाया और 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार ने 200 रुपये क्विंटल के करीब बढ़ाया। तो ये किसान हित में तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। कृषि बिल ले आए, उससे पहले जो है अडानी जी ने अपने गोदाम बना दिए। ये सरकार जो आप कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ कर रही है, हाँ ये कर्ज माफ़ कर रही है पूंजीपतियों का। इन्होंने 6 लाख करोड़ तो पहले झटके में जो है पूंजीपतियों का माफ़ किया। अभी वो मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है, कि वो 11-12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ एक होगी कि जिन जिन लोगों ने बैंकों से पैसा लिया, कर्ज लिया, वो उनमें अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के समय में कर्ज लिया, लेकिन वो सब लोग भाग गए भाजपा की सरकार में। और कई मामलों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनसे चंदा भी लिया गया पार्टियों में। तो ये सब सरकार की विफलताएं हैं और आम आदमी इस समय बहुत दुखी है।
क्योंकि मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूं और शहर से भी। मैं गांव के गरीब की भी समस्या जानता हूं और शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की भी। हिंदुस्तान की जो जान है वो यहाँ का मज़दूर, किसान और मध्यम वर्ग है, क्योंकि उनका हर एक काम वो देश की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए। पूंजीपति अपना घर भरने के लिए काम करता है, देश के लिए नहीं करता। लेकिन अभी आपने जो बताया है, बीजेपी का तो कहना है कि जीडीपी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं अगर तो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। और हमारी विद्वान वित्त मंत्री जी ने कहा था कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हो गया। उनका जो मापने का जो पैमाना है वो गलत है। जीडीपी अगर बढ़ी है तो बताओ, सरकार आंकड़ा जारी करा, और सरकारी आंकड़े के मुताबिक जीडीपी डाउन है। टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने टैक्स थोप दिया जनता पे। आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से पेट्रोल 60 रुपये से ज़्यादा बिकना नहीं चाहिए, प्रॉफिट के बाद भी। और 2014 अगस्त के बाद से लेकर 2019 तक जो क्रूड ऑयल था वो $50 पर बैरल से कम था। तो इन्होंने उस समय भी 80, 90, 100 रुपये पेट्रोल बेचा। तो सर एक्चुअली है क्या कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जैसे मान लिया आपने तेल बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ गया, स्पेयर महंगा हो गया, स्पेयर महंगा हो गया तो जो है उसका वज़न जो है आम आदमी पे पड़ता। और सरकार की टैक्स लगाने की नीतियाँ ऐसी हैं कि इन्होंने आटे पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया। सरकार संवेदनहीन हो गई है, गरीब के दर्द को नहीं समझ रही सरकार। आखिर जब हमें इतना ज़्यादा टैक्स मिल रहा है तो हम अपने लोगों को सुविधा दें। अब ये अब भाजपा के अगर आप किसी साथी से पूछोगे तो वो कहेगा साहब सड़कें बन रही हैं। सड़कें तो प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बन रही हैं, उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, या तो बैंक है या जो बनाने वाला है वो है। लेकिन अगर यही था तो क्या ऐसे कारण हुए कि कांग्रेस ने जब सारी मूलभूत सुविधाएं दे रखी थी तो बीजेपी ही क्यों आगे आ रही है, और क्यों जनता आगे भी बीजेपी को ही चाह रही है? दरअसल इस समय हो क्या गया कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इस राजनीति ने लोगों के माइंड को तरक्की के बजाय दूसरी तरफ मोड़ दिया। ये बहुत सबसे बड़ी विफलता होगी। बहुत दुख की बात है कि मेजॉरिटी को हमारे देश की सरकार खतरे में बता रही है। अगर 85%, 82% हिंदू खतरे में है तो फिर 15-16% मुसलमान और 2-2.5% अन्य लोग वो कहाँ हैं? सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, उसका एक दायित्व, कर्तव्य है कि वो अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था करे। अगर सरकार के नुमाइंदे, सरकार जिस दल की सरकार है उसके बड़े नेता अगर ये कहेंगे कि साहब अगर अमुक पार्टी की सरकार बनी तो दंगा हो जाएगा, गृह मंत्री जी अगर इस तरह की बात कहेंगे तो वो बहुत छोटी बात है, हल्की बात है। मैं भी ऐसा मानता था कि शायद जो है ये काला धन वापस ले आएंगे। 2014 के जब चुनाव हुए एक बार को मुझे भी लगा कि शायद अगर सरकार की मंशा हो तो सरकार क्या नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने तो उसमें एक कदम नहीं चले। राम जेठमलानी जो सीनियर अधिवक्ता थे, जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत जम के पैरोकारी की, उन्होंने अपने अंतिम समय में, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत निंदा की। हमारे जो स्वामी जी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो इस बात का उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि देश का बहुत बड़ा काला धन बाहर है। आप उनकी आज की बात सुनिए, वो कितने निराश हैं, वो कितनी निंदा कर रहे हैं कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया काले धन पे। ये तो दिए जला के वोट ले रहे हैं, लेकिन ताली बजा के वोट ले रहे, ताली बजा के वोट ले रहे। लेकिन जो वादे करे थे बीजेपी ने, 170 हटी है, अयोध्या मंदिर 370 हटी है, फिर अयोध्या राम मंदिर है वो बना है, ठीक है, और बहुत सारी जो ये ऑल वेदर सड़कें हैं ये बन रही है। तरक्की तो कहीं ना कहीं हो रही है ना। मैंने आपको बताया तो कि जो सड़कें बन रही हैं वो पीपीपी मोड पे बन रही हैं।
आप राज्य सरकार की जो सड़कें हैं उनका हाल देखो। आप मंगलौर से झबरेड़ा चले जाओ, आप यहाँ आसफ नगर से झबरेड़ा चले जाओ, आप बहादुराबाद से भगवानपुर चले जाओ, आप रोशनाबाद से बुग्गावाला चले जाओ, आपको सड़कों का हाल का पता लग। 370 तो हटा दिए। 370 नहीं हटाई, 370 ख हटाई है। 370 ए और बी जो उसके अंश थे वो हटाए हैं, और 370 हटाई अच्छी बात है, मैं उनकी बात का वेलकम करूंगा। इसमें कोई अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष के नेता होने के नाते भी, ये मैं इस देश का नागरिक पहले हूँ, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने हटाई। लेकिन कितने लोगों को लाभान्वित किया? आपने टैक्स थोप दिया 140 करोड़ पे, और 370 में अभी तक मैं देख रहा था कि कुल 50-60 लोगों ने वहाँ भूमि क्रय की है। तो 50-60 लोगों की कॉस्ट पे या पूंजीपतियों की कॉस्ट पे आप 140 करोड़ पे जो है दूध और दही का टैक्स पेल देंगे। दरअसल मैं आपसे बताऊं, मेरे फादर जो है वो अखबार पढ़ते थे, तो जब सन 1980 में चौधरी चरण सिंह हार गए तो उन्होंने एक लेख लिखा था। वो उस समय शायद जनसत्ता या हिंदुस्तान या ट्रिब्यून कौन से में छपा था, और उसकी कटिंग थी मेरे पास। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बनाना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है सामाजिक ढांचे के अधीन हम लोग मिल के, जब विपक्ष इकट्ठा होता है हम सरकार बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आर्थिक नीति नहीं है, हमारे पास कोई कृषि नीति नहीं है, हमारे पास कोई विदेश नीति नहीं है, और हम चंद पूंजीपतियों की कठपुतलियां बन के रह जाते हैं। और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान में चाइना बैठ गया, श्रीलंका में चाइना बैठ गया, बर्मा में अमेरिका का पूरा हस्तक्षेप है, चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि वो नेपाल में और भूटान में हस्तक्षेप करे। तो हमारी आर्थिक नीतियां कहाँ हैं? सिवाय बांग्लादेश के हमारा किसी भी कंट्री के साथ सॉफ्ट बॉर्डर नहीं है। जबकि आप यूरोप में देखो, वहाँ फ्री बॉर्डर है। वो उनकी मजबूती है, उनकी क्या नाम जो विदेश नीतियों की। हमारी विदेश नीति में आप हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पठानकोट कांड हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसकी जांच कराने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी बुलाई। क्या भारतीय एजेंसियों पे यकीन नहीं था? आज तक पता नहीं लगा कि 40 किलो RDX आया कैसे, 40 या 400 किलो कितना है वो। तब को विदेश नीति में तो इनकी कोई सफल नहीं मानता। लेकिन विदेश नीति के अगर तो बात करें तो मोदी जी ने विदेश नीति को तो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। कैसे? उदाहरण दीजिए आप। सफ़र करके। नहीं, सफ़र करने से थोड़ा ही कोई क्या नाम जो है नीतियाँ मजबूत होती हैं। अभी रशिया जो है उसके साथ इन्होंने एक पैक्ट किया था कि हम उनसे क्रूड ऑयल लेंगे और उन्हें उसके बदले में भारतीय करेंसी देंगे, रुपया देंगे। उन्होंने मना कर दिया। हमारा ईरान से पहले जो है ये था कि हम ईरान से ईंधन लेते थे, गैस लेते थे, और हम उन्हें अनाज देते थे। आज वो भी टूट गया। दरअसल बात क्या है कि लोगों को धर्म के नाम पे भ्रमित करना और नीतियों के आधार पर वोट मांगना, दोनों में फ़र्क है। कर्नाटक के चुनाव में 3 साल की भाजपा सरकार ने अपने काम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने बजरंग दल के नाम पर वोट मांगा। हमारे यहाँ जो सरकार थी अभी, जो दुर्भाग्य से हम लोगों की कमियों की वजह से हम 2022 में उत्तराखंड में जीत नहीं सके, उसमें भी उन्होंने जो है मोदी जी के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा। और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का जो केस था, बाबरी मस्जिद बनाम श्री राम मंदिर ट्रस्ट, वो टाइटल सूट था। टाइटल सूट का अर्थ ये होता है कि ये भूमि है किसकी, इस भूमि का असल मालिक कौन है। 1949 में, 1947 में सॉरी, और 1989-90 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने वहाँ भूमि अधिग्रहण किया, और भूमि अधिग्रहण करके उसे श्री राम जन्मभूमि न्यास के नाम किया। उसी आधार पर, उसी अधिग्रहण के आधार पर तत्कालीन वहाँ के जो जिलाधिकारी थे, उनकी उस अधिग्रहण के आधार पर ये केस जीते हैं। तो इन्होंने कैसे बना दिया? और सुन लो, श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है, उसमें भारत सरकार ने मात्र 1 रुपया दिया।
बाकी तो वो आम जो राम भक्त हैं उनका पैसा है। और राम मंदिर निर्माण का जो अब इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, जिसके चंपक लाल जी और अन्य लोग हैं, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा खेल किया है भूमि खरीद में कि सुबह को 3 करोड़ का बैनामा लिया और शाम को जो है राम मंदिर ट्रस्ट को 25 करोड़ का 20 करोड़ का बेच दिया। उसकी तो कोई जांच नहीं की। उन कारणों को नहीं देखा गया कि अगर हम किसी XYZ किसी की भी ज़मीन अगर हम मंदिर के लिए ख़रीद रहे हैं तो क्या हमें उसमें निजी मुनाफा बनाना चाहिए, और अगर हम हिंदू हैं तो लानत है हमारे ऐसे हिंदू होने पर। तो विपक्ष की भूमिका होती है बात आवाज़ उठाना। हमने आवाज़ उठाई। इस समय समस्या क्या होगी कि आप कोई भी आवाज़ उठाएं उसे वो सुन नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को महसूस नहीं हो रहा। मैं तो अभी आज जो हमारी ये जीत हुई है इसके विषय में मैंने 8-10 दिन पहले टीवी पर, लगभग 15 दिन हो गए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उस व्यक्ति से बात करते हुए सुना जो ईश्वरप्पा वहाँ मिनिस्टर थे PWD, जो 40% घूस में आरोपित रहे, उन्हें हटाया गया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसे फ़ोन कर रहे थे उस भ्रष्ट व्यक्ति को, मैं उसी दिन समझ गया था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को इस देश का आम युवा, आप किसी भी 18, 20, 25 साल के बच्चे से पूछो तो वो कहेगा साहब प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, ईमानदार हैं, अच्छा भाषण देते हैं, ये है वो। लेकिन इतना मजबूत आदमी जो अपने आप को 56 इंची कहता है, वो एक भ्रष्टाचारी को फ़ोन करके कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने रिवोल्ट नहीं करा, आप विद्रोही नहीं हुए। लेकिन नशा तो छा गया है ना। किसका? कहाँ पे? युवाओं के ऊपर। नहीं छा गया तो रिजल्ट तो देख ले युवा। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष, और मोदी जी वाइट पेपर जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें ना केंद्र सरकार कि हमने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार दिया है। इस समय हरिद्वार जनपद में 50% पुलिस कम है, 50% चिकित्सा कर्मचारी कम है, 50% लेखपाल कम है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी का जो हमारा सिस्टम है, अगर वो हमारा पर्याप्त नहीं होगा, ओवरबर्डन हमारे कर्मचारी अधिकारी हो जाएंगे, तो अच्छी व्यवस्था कैसे बनेगी? और ये इस वजह से है कि जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है तो वो उसका पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने की वजह से पोस्टपोन हो जाता है। अब इसीलिए तो ये अग्निवीर लाए कि हम 80,000 तनख्वाह दें, 20,000 में लाएं। ऐसे ही यहाँ कर दिया इन्होंने, सब जो है उसमें उपनल से और दूसरी अन्य संस्थाओं से भर्ती कर रहे। तो ये तो युवाओं का ही तो इसमें भविष्य ख़राब हो रहा है। अब मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो इस दौर से बाहर आ गया, लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं अगर उन्हें रोज़गार सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? मेरा आपसे ही सवाल है। अगर हम यहाँ जो है तिवारी जी की सरकार में, आपने भी देखा यहाँ चारों तरफ औद्योगिकरण हुआ, उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला। किसी को वहाँ बस चलाने का काम मिल गया, किसी को कंस्ट्रक्शन का काम मिला, किसी को मिट्टी भराव का काम मिला, किसी को लेबर सप्लाई का काम मिला, किसी को वहाँ से कबाड़ खरीदने का काम मिला, गत्ता जैसे वहाँ लोग खरीदने। तो इस तरह से लोग जुड़ते चले गए। कुछ जो नॉन स्किल्ड थे उन्होंने वहाँ लेबर का काम किया, कुछ स्किल्ड थे उन्होंने एज ए फोरमैन काम किया। आज वो उद्योग बंद हो रहे हैं। तो सरकार जो है उसकी इच्छा नहीं है। 200 करोड़ रुपए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट पे इन्वेस्ट किया। 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, किसका नुकसान हुआ? तो अभी आपने बोला है कि चुनाव जीतते जीतते हार गए उत्तराखंड में। क्या ऐसे कारण बने कि कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हारी? कई कारण बने। एक कारण तो उनमें से भ्रम का था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देगी। यूनिवर्सिटियाँ तो हिंदुस्तान की जो है, मुस्लिम और हिंदू यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं है। यूनिवर्सिटी तो छात्रों के लिए। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैंने कई प्रस्ताव दिए, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई प्रस्ताव है। शायद मेरे पास अभी भी उसकी कॉपी पड़ी होगी, मैं आपको दूंगा, आप देख लेना उसमें। और दूसरी चीज़ ये रही, हमारे यहाँ गुटबाजी हावी रही। गुटबाजी की वजह से टिकट वितरण डिस्टर्ब हो गया, लेट हो गया, सीटें बदली गई, पहले टिकट हुए फिर कट गए, फिर तो ये कई सारे कारण रहे हार के। और फिर एक चीज़ और भी है संदीप जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे।
हम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, उन्हें या तो रोज़गार देंगे या उन्हें 10 लाख तक का 0% इंटरेस्ट पर लोन देंगे। जब हमारी नहीं सुनी लोगों ने, हिंदू मुसलमान में बट गए। जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई 44,670 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार पे कर्ज था, आज 90,000 करोड़ है। कोई पूछने वाला नहीं है ना। इस समय समस्या क्या होगी कि ये इनके पास एक प्रोपेगेंडा तंत्र इतना मजबूत है कि अगर आप किसी रामपाल के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उसे प्रभु श्री राम के खिलाफ बता देंगे। और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, उन्हें जो है भ्रमित करना आसान है। आप क्लास में ही देख लो, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो टीचर को भी उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसे कोई आवारा दोस्त मिल जाए और वो उसे कहे चलो छोड़ो क्लास और पिक्चर देखने चल रहे, तो बच्चा तुरंत भाग के जाएगा। ऐसे ही सियासत में भी हो रहा है और ये देश के लिए बहुत घातक है। तो जब पता है सारे कांग्रेसियों को कि ये घातक है, फिर भी गुटबाजी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हो रही है। कहीं हरीश रावत गुट है, कहीं प्रीतम सिंह गुट है, कहीं अभी आपके जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका गुट है। तो बहुत ज़्यादा गुटबाजी है कि सबसे बड़ा कारण यही तो नहीं है कि गुटबाजी का कारण है कि कांग्रेस उभर नहीं पा रही है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, गुटबाजी से उभरने और ना उभरने का सवाल नहीं है। सवाल क्या है कि जितने भी लोग हैं उनमें एक हेल्दी कंपटीशन है। मैं मानता हूँ ज़रूरी भी है भाई। अगर प्रीतम सिंह ये अध्यक्ष थे या नेता विपक्ष थे तो उनकी कोशिश थी कि वो बेहतर काम करें। आज करण मारा है तो उनकी भी बेहतर काम करने की कोशिश होगी, अच्छी बात है। लेकिन जब इलेक्शन आए तो सब लोगों को मिल के एक साथ एकजुट होकर सरकार बनाने के लिए मेहनत प्रयास करना चाहिए। राजेंद्र जी, जैसे बीजेपी युवाओं को ज़्यादा मौका दे रही है आगे बढ़ने का, क्या कांग्रेस नहीं दे सकती? क्योंकि हरीश रावत रिटायर के उसमें है, लेकिन वो अब भी लोकसभा इलेक्शन लड़ने के मूड में है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और को भी मौका दिया जाए कांग्रेस से? नहीं, हरीश रावत साहब मुझे तो लग नहीं रहा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर उन्हें पार्टी टिकट देगी तो भाई पार्टी हाईकमान को कौन नकार सकता है। लेकिन इस जो व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी किसान के लिए चिंतित हो, बेरोजगार के लिए चिंतित हो, और वो इस उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं सभी पार्टियों में। लेकिन आरोप भी तो लग जाते हैं उनके ऊपर के परिवार की राजनीति कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा तो कोई खास आरोप नहीं है। आरोप तो लगते रहते हैं। देखो सियासत में जितने भी टिकट मांगते हैं वो अपने परिवार के लिए मांगते हैं। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा और किसी, वरना उनके बच्चे, उनका बेटा आनंद जो है वो यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके लिए भी मांग सकते थे। उनका एक दूसरा पुत्र है वीरेंद्र, वो भी टिकट मांग रहा था। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक सीट वो भी इसलिए रखी उन्होंने कि अगर चूँकि उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था टिकट वितरण में, कि अगर वो उनकी बेटी यहाँ से जीत जाए और उन्हें पार्टी मौका दे, चूँकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो वहाँ से सीट खाली करा लें, उनका मकसद ये था। अगर तो गुटबाजी की बात आए राजेंद्र चौधरी जी, छोटा सा शहर है हमारा रुड़की, यहाँ पे आपको नगर अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुए कि ग्रामीण का बनाना चाहिए था, लेकिन शहर का बना दिया, और काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए इस चीज़ को लेके। नहीं, वो एक्चुअली है क्या कि जब आदमी कुछ बनता नहीं है तो वो फिर जो है नाराज़गी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाने हैं। जो लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं उनमें से एक सज्जन ने 4 चुनाव लड़े, मैं चारों में उनके साथ रहा। जो हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं वो 13 साल के कार्यकाल में जितने उन्होंने कार्यक्रम किए उसमें देखें मैं कितने % कार्यक्रमों में था। 80-90% से ज़्यादा कार्यक्रमों में शामिल रहा तन मन धन से। और भाई आरोप लगाने को लगा सकता है कोई भी। अभी एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि साहब आप तो बाहर के रहने वाले। मैंने कहा साहब मैं कौन से देश का नागरिक हूँ, मुझे बता दिया जाए। हाँ, और ये तो मेरा तो अभी तक रुड़की में कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। हो सकता है कि यहाँ की गुटबाजी को देखते हुए पार्टी ने मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी हो, और मैं प्रयास करूँगा कि रुड़की में एक मजबूत कांग्रेस खड़ी हो, और ऐसी कांग्रेस खड़ी हो जिसका यहाँ रिज़ल्ट आए। ये मेरी प्राथमिकता है। और कांग्रेस बहुत आसानी से खड़ी हो सकती है।
एक कमरे में बैठ के गुटबाजी करके 10, 15, 20 लोगों का एक समूह बना के कांग्रेस को दबाव में नहीं लिया जा सकता। कम से कम मैं जो है वो पावर पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, प्रेशर पॉलिटिक्स में मैं बिलीव नहीं करता। लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्या तैयारी कर रही हो? लोकसभा के इलेक्शन के लिए हम जोन और वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं और हम जो है सबका जो हमारे कांग्रेस के पुराने और नए वर्कर हैं उनको सबको हम एक सूची में ला रहे हैं ताकि जो इस तरह की दबाव हैं उनसे कांग्रेस बाहर आए और आम जनता से डायरेक्ट जुड़े। यही पॉलिसी कांग्रेस ने कर्नाटक में भी अपनाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है और साथ ही रुड़की के नगर अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कम से कम जो हमारे परिवार में यानी कि कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो गुटबाजी थी उनको ख़त्म करेंगे और पार्टी को आगे लेके चलेंगे और लोकसभा में कांग्रेस को यहाँ से विजय बनाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।